अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुल्क में जो सियासी डेडलॉक है वो अब भी बरकरार है। मुज़ाकरात का अमल पहले सबूताज़ हुआ और उसके बाद जो खतूत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ आर्मी चीफ को एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से, अब तक सूरत हाल यही बनती दिखाई दे रही है कि ईद के बाद एहतजाज करने को एम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने यह बयान दिया कि मिन्नत समाजत की जा रही है जेल से निकलने के लिए बानी PTI की तरफ से। उसकी तरदीद की गई हामिद रज़ा साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि दरअसल हमें तो 3 माह में नाअहली ख़त्म करने तक की ऑफ़र्स भी आ चुकी हैं, लेकिन हमने उनको कबूल नहीं किया। तो सवाल ये है कि दोनों तरफ से डील मांगना और डील ऑफ़र करने का जो इल्ज़ाम है, किसकी बात में सदाकत है और किसकी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब का जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल, इसकी ख़बरें भी सामने आ रही थीं, लेकिन उसको असद कैसर साहब ने रिफ्यूट किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फैसल वाडा साहब ने भी ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में। ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये सवाल अपनी जगह, लेकिन PTI का अंदरूनी इख्तलाफात का जो एपिसोड है वो भी बरकरार है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो मईशत के हवाले से बात होती है उस पर भी हुकूमत का एक टॉल क्लेम है। इसहाक डार साहब ने यह कहा कि हमने महंगाई की शरह को कम किया, हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से इस मुल्क को बचाया। MD IMF ने भी मईशत की समत की तारीफ़ की और साथ साथ ये कि अब $40 अरब की जो सरमायाकारी की बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उस पर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। ये तमाम तर इक़दाम जो किए जा रहे हैं, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है और ऑन ग्राउंड या गुर्बत का या महंगाई का जो मसला है उसको किस हद तक ये तमाम इशूज़ सॉल्व कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है। शुक्रिया मिफ्ता साहब आपके वक्त का। IMF के हवाले से हमने ये सुना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम आइडियली होना चाहिए। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि 24 फरवरी को IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, $1.5 अरब की एक और किस्त का हमें इंतज़ार है। तो 25वां ये प्रोग्राम है हमारा। इसको कंप्लीट करने से पहले मज़ीद आगे एम करना आपको लगता है दुरुस्त फ़ैसला, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, जो इक़दाम आपको उठाने चाहिए किसी भी IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए, वो तो इक़दाम ये हुकूमत नहीं उठा रही। कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रही, कोई मईशत में बेहतरी नहीं लेकर आ रही। जो हमारे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं होती है, उनके कोई भी इस हुकूमत ने फैसले नहीं लिए जो इसकी हुकूमत को परेशान कर सकें या इनकी परेशानी हो। तो लिहाजा आपको IMF में तो दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोग्राम ही चल रहा है अभी तो, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो एक IMF का प्रोग्राम तो ज़रूर अब तो मुझे लग रहा है कि होगा। अच्छा, और MD IMF की तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, उन्होंने तारीफ़ कर दी, आप नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, मईशत को देखने के बहुत सारे अपने शुमारियात होते हैं। ठीक, आप इस पे तो कोई डाउट नहीं कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया भर में गंदम की, रुई की, कपास की, चावल की और LNG की और खाद की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो गया और जिसकी वजह से हमारे यहाँ अफरात ज़र में कमी आई है और जिसकी वजह से शराय सूद कम हुई है। लेकिन ये सब चीज़ें तो हुई हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड 1.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे चले गए इस साल के अंदर। तो आप कहते हैं तो मैं इसको तो मैं नहीं सहरा सकता, लेकिन और खतरे गुर्बत के नीचे चले गए। हमारे यहाँ मजीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि हर साल जो 30 लोग नए लोग लेबर फोर्स में शामिल होते हैं, उनको नौकरी देने के लिए आपको 6-7% ग्रोथ चाहिए। हम 3 साल में फी औसतन जो है हर पाकिस्तानी गरीब हुआ है, बिनासुल कौम भी गरीब हुए और फिर हम हर साल जो है औसतन पाकिस्तानी गरीब हुआ है। तो इसकी तो मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, IMF की MD साहिबा जो भी फरमाएं। लेकिन इस पर जिस तरह से हुकूमत प्रोजेक्शन कर रही है अपनी परफॉर्मेंस की, इसहाक डार साहब ने रिसेंटली अभी कहा कि इंटरेस्ट रेट को हम 22 से 12 पे ले आए, महंगाई को 38% से 4% पे ले आए। उन्होंने ये भी कहा कि 12 से 15 साल में हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, G20 में शामिल हो जाएंगे। तो ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस की बातें हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव है, असल में कोई चेंज नहीं आया ऑन ग्राउंड। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो सवाल ये है कि जब 12 से 38 पे इसहाक डार साहब लेके गए थे, जब तो वो नहीं कह रहे थे कि उनका कसूर है। 38 पे कौन लेके गया? 38 पे कौन वजीर खजाना था, कौन वजीर आजम था? तो जब 12 से 38 पे जाता है तो आपने कोई गलती नहीं करी।
नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में मैं समझाने की जो बात कोशिश कर रहा था, अगर वो मान ली जाती तो डिफॉल्ट का खतरा सिरे से होता ही ना कभी। तो पागल जैसी बातें हैं। लेकिन 38 पे कौन लेके गया था? 38 पे डार साहब ही लेके गए थे ना, शहबाज शरीफ ही लेके गए थे ना। तो फिर 38 से जब नीचे वापस आ रहे हैं, चले बड़ी अच्छी बात है। 38 के बाद तेल की कीमतें कम हुई हैं, डिफॉल्ट का चांस कम हुआ। डिफॉल्ट का चांस किसने बढ़ाया था? डार साहब ने बढ़ाया था। फिर डार साहब को छोड़ के शहबाज साहब गए, उनको पीछे छोड़ के गए, IMF से डील करी। ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि वजीर खजाना को आपने पीछे छोड़ दिया और जाके IMF की डील करी। चलो वो भी हो गया। उसके बाद IMF की डील हुई और आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट के चांस खत्म हो गए। लेकिन मुझे कोई भी बता दे, हुकूमत का कोई भी वजीर बता दे कि हमने फला कदम उठाए हैं कि जिसके तहत मईशत अच्छी हुई है। क्या हमने टैक्स रेट्स कम किए? नहीं। क्या हमने बिजली गैस के रेट्स कम किए हैं? नहीं। क्या हमने निजकारी का कोई काम किया है? नहीं। क्या हमने पेंशन के रिफॉर्म्स किए हैं? नहीं। क्या हमने कोई डेवोल्यूशन किया है लोकल गवर्नमेंट की तरफ? नहीं। क्या हमने कोई डेवोल्यूशन किया है कि कुछ वजारतों को जो खत्म हो चुकी हैं वफाक में उनको सूबों को दे दिया? नहीं। क्या हमने कुछ वजारतें कम की हैं? नहीं। कोई हमने अखराजात में कमी की है? नहीं। क्या ये इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से पैसे नहीं खर्च कर रहे? 22%। क्या 65% PSDB में इंक्रीज नहीं किया हुआ? क्या 700 अरब रुपए इन्होंने MNAs और MPs के अखराजात के लिए नहीं रखे हुए? ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मईशत अच्छी कर ली? मुझे एक कदम तो बता दीजिए। क्या NFC अवार्ड की बात की? IMF से इन्होंने वादा किया था कि NFC अवार्ड अगर नहीं करेंगे तो कम से कम नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को देंगे। क्या वो दिए? नहीं। क्या NFC अवार्ड की कमेटी भी बनाई? नहीं। तो मतलब मुझे आप बता दें कि हुकूमत ने क्या किया। मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। मैं तस्लीम करता हूं कि अफरात ज़र कम हुआ है, लेकिन ये मैं तस्लीम नहीं करता हूं कि महंगाई कम हुई है। महंगाई तो अब भी बढ़ रही है। मैं ये कहता हूं कि जो कुव्वत खरीद है लोगों की वो ज्यादा कम हुई है। ये बिल्कुल मैं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि लोग जो है वो आज ज्यादा गुर्बत में। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक भी कह रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। तो हुकूमत मुझे बता दे कि उसने क्या अच्छा किया है। ठीक है। इसके अलावा जो यकीनन ये परचेजिंग पावर की जो आप बात कर रहे हैं ये सही है, लेकिन जो वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि 3 से 5 साल में हम बरामदात को 30 अरब से 60 अरब डॉलर तक ले जाने का एम कर रहे हैं। फिर उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से भी काफ़ी बहस हुई। इस पर अब जो एम्स हैं वो भी खासे एम्बिशियस हैं। 2035 में कहा जा रहा है 1 खरब डॉलर की इकॉनमी हम बना लेंगे और 2047 में 3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे इसको। तो ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं अकॉर्डिंग टू यू? जी, खाम ख्याली की बातें हैं। आप पुराने भी देख लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हम 2028 में 60 बिलियन की एक्सपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत ज्यादा खुश होगा। ठीक। ऐसा तो नहीं है ना कि 2027 तक 30 बिलियन रहेगा और अचानक 2028 में 30-60 हो जाएगा। तो इस साल जो है वो फिर कुछ 35 तो हो जानी चाहिए थी ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 20% से एक्सपोर्ट 25% से बढ़ाऊंगा तो इस साल तो नहीं बढ़ी है। तो फिर इस साल तो नहीं बढ़ी, तो मैं ये तो कह सकता हूं ना। आप ये कहते हैं कि मैं FDI ले आऊंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा, फिर तो मैं आपसे पूछता हूं ना कि भाई हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और केनिया से महंगी बिजली है आपकी, तो कोई आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगा? इन तमाम ममालिक जिनका मैंने नाम लिया उसमें सिर्फ थाईलैंड के अलावा सबसे महंगी गैस है आपकी, तो कोई आपके पास क्यों इन्वेस्ट करेगा? इन तमाम ममालिक का मैं नाम लिया, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका भी उसमें डाल दें तो उनसे ज्यादा आपके टैक्स रेट्स हैं, तो फिर पाकिस्तान में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? यहाँ पे जहां 10 में से 8 बच्चे 10 साल के 2 जुमले पढ़ नहीं सकते हो, जहां पे 80 लाख बच्चा पैदा हो रहा हो, जहां पे पॉपुलेशन 65 लाख लोगों से बढ़ रही हो, वहां पे ये हुकूमत कर क्या रही है? किस मुंह से ये आपसे 60% टैक्स मांगते हैं कॉर्पोरेट, और किस मुंह से ये तनख्वाहदार तबकों से 38% टैक्स मांगते हैं, जबकि एक जैसे की मराहत नहीं देते ये। मिफ्ता साहब, इसका आप समझते हैं कि इसका सोर्स जो है वो वही पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? चूंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कभी शोर हुआ ही नहीं कि उसके 5 साल पूरे होंगे, तो वो लॉन्ग टर्म क्यों सोचे, वो स्टेट्समैन क्यों बने? वो तो फिर वही पुल और सड़क का इफ्तिताह करेगा जो कि सेलेबल हो, जो आवाम को दिखाकर वोट लिए जा सके। इज दैट द रीजन? नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब कोई बुरे आदमी है। मैं ये नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब कोई बुरे आदमी है या इमरान खान साहब कोई बुरे आदमी है, लेकिन किसी हुकूमत ने कभी डिलीवर नहीं किया। आज 11 साल से इमरान खान की हुकूमत AP में है ना, कौन से दूध शहद की नदियां बह गई? 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध के अंदर बच्चों के पैरों में जूती नहीं होती। इनकी तस्वीर जब दिखाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, उन बच्चों के पैरों में भी जूती नहीं होती। बेसिक ये इंतहा है। ये मुस्लिम लीग इतने अरसे से है KP पंजाब के अंदर,
क्या गवर्नेंस कर ली है इन्होंने कि जिसके अंदर आज भी आपकी तालीम जो का स्टैंडर्ड जो है वो आजाद कश्मीर से बुरा है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हुकूमत डिसफंक्शनल हो गई है। अंडरस्टैंड दिस। मेरी लड़ाई किसी इंसान से, किसी फर्द वाहिद से नहीं है। मेरी कोशिश तो गुजारिश है वो ये है कि जो हुकूमत का सिस्टम है, गवर्नेंस फेलियर है, हुकूमत डिसफंक्शनल हो गई है, डिलीवर नहीं कर रहे। जब तक आप हुकूमत का सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप हुकूमत का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, हम बेहतर रिजल्ट्स नहीं ला सकेंगे। सही, बंदों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। सही। कर्जों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो जुलाई 24 से जनवरी 25 के स्टैट्स ये 7 महीने के बताते हैं कि 4 अरब 58 करोड़ डॉलर का हमने कर्ज ले लिया है। तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ की वहाँ है, ये तो कम नहीं हो रही कि सिर्फ लेंडिंग के थ्रू ही हमने इकॉनमी को रन करना है। अभी भाई 20 बिलियन आपको साल के लोगों के वापस करने हैं। 100 बिलियन का कर्ज है और 5 साल की तकरीबन साइकिल होती है। 5 बिलियन इसके ऊपर इनको इंटरेस्ट देना होता है। ये 25 बिलियन देने होते हैं। आपका एक्सपोर्ट जो है वो नहीं है ज्यादा आपके इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट पर रेमिटेंस जो है वो इंपोर्ट के बराबर ठहरता है। तो आपको 25 बिलियन कर्ज लेना पड़ता है। 10-15 रीरोल हो जाते हैं। 10-15 के लिए आप जो है फिर वो अपने टोपी लेकर हाथ में पूरी दुनिया में घूमते हैं, मारे मारे फिरते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम मुल्क के डायरेक्शन को इस तरह चेंज करें कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, कि अखराजात कम करें। क्यों ये इस बार चांस था ना शहबाज शरीफ को कि आए, इससे ज्यादा वन पेज पे तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। मतलब ये तो अब मतलब वन पेज क्या है, मतलब तो गोद में बैठे हुए उनकी। तो अच्छा। अब तो आप जाकर मतलब अब तो आप जाकर कुछ कर सकते थे ना। एनएफसी कर दो ना। जब तक एक स्ट्रक्चरल मसला नहीं हल करोगे फेडरल गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट मकरूज ही रहेगी। डेफिसिट्स बड़े होंगे, कभी कंट्रोल ही नहीं होगा। अभी जाके मुझे ये बताइए कि किस बेसिस पे, किस एथिकल बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि जो कैमरामैन आपके सामने खड़ा है उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, उससे आप टैक्स ले रहे हैं, लेकिन किसी की 1000 एकड़ की ज़राई अराजी उससे आप टैक्स नहीं ले रहे। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप ये? एलीट कैप्चर का इशू है ना। दुकान है तारिक रोड पे, किसी की करोड़ों रुपए की दुकान है लिबर्टी में, आप उससे टैक्स नहीं ले रहे। ठीक। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का कि 40 बिलियन डॉलर्स की अब इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये तो ऑन पेपर तो इट्स अ मैसिव अमाउंट। तो इससे आपको क्या लगता है जो वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में सरमायाकारी होगी, मईशत का पहिया चलेगा, ये बात जो है इससे हमें होप होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए? जिन लोगों ने मुस्लिम लीग पे उम्मीद लगा रखी है, अच्छा ना लगाएं उम्मीद, यानी कि उनके लिए मीर तकी मीर ने भी एक सादा शेर लिखा था। सही। तो ठीक है, इसमें गुजारिश ये है कि 20 बिलियन जो है वो तो कर्ज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देगा 10 साल के अंदर। ठीक। तो एक फ्रेमवर्क पास हुआ है, उसके बाद फ्रेमवर्क समझ कि एमओयू हो गया है, कि अभी एग्रीमेंट्स नहीं हुए, तो वो अभी होगा। 20 बिलियन उन्होंने कहा है कि आईएफसी पाकिस्तान में इंपोर्ट इन्वेस्ट कर सकती है इंशाअल्लाह प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अल्लाह करे वो हो जाए। 20 तो नहीं होगा, ये जो 40 बिलियन है इसमें से 10 बिलियन आ जाए ना अगर पाकिस्तान के बाद अगले 10 साल में, तो 10 या 15 तो आई बी प्रीटी हैप्पी। तो बहुत बड़ा टेक अवे होगा। लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस का जो इशू है, 420 मिलियन डॉलर का खसारा उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसको कैसे हल करें और इसकी वजूहात क्या है? इसको हल नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। अच्छा, वाई सो? जब गरीब मुल्क होता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, और उसकी मईशत अगर बढ़ रही है तो उसकी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट ज्यादा होंगी अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो। इस में प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन मशीनरी इंपोर्ट ग्रुप नहीं बढ़ रहा। अगर मशीनरी की इंपोर्ट से थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ रहा हो तो आई वुड बी ओके विद इट, लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट से इंपोर्ट बढ़ रहा है तो आई वुड नॉट बी ओके विद इट। इन्होंने थोड़ा रोक के रखते हैं इंपोर्ट को, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। किसी महीने सरप्लस आ गया, किसी महीने का डेफिसिट आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई मतलब हुकूमत को इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मिफ्ता साहब, रिफॉर्म तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बाहर से ही इन्फोर्स होती है रिफॉर्म। IMF की एक और शर्त, अगर उसकी हम बात कर लें, 1973 का जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है उसमें तरमीमी बिल पास करने के लिए अब पेश किया गया है। तो इसके तहत जो सरकारी अफसरान मौजूद हैं वो अपने असासे ज़ाहिर करेंगे ताकि जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए, ट्रांसपेरेंसी आए। आपको लगता है कि ये इंट्रोड्यूस होने के बाद जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मसला है वो हल हो सकता है? देखें, मैं सच बताऊं कि ये हुकूमत डिसफंक्शनल है। ये हुकूमत तो खास तौर पर, लेकिन हुक्मरानी डिसफंक्शनल है।
जो ब्यूरोक्रेट्स चोरी करके बैठे हैं और जायदादें बना के बैठे हैं वो कोई इसका भी हल निकाल लेंगे। आधे लोगों की जायदादें तो कनाडा में है, कुछ कौन सा ब्यूरोक्रेट है जिसके बच्चे इधर रहते हैं, जिनके पास कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टियां नहीं है, जो पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मतलब जो तो पाकिस्तान के अंदर जब आप सारा वक्त तो आपकी हर किस्म की एमनेस्टी आ जाती है। अभी भी ये बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो IMF के डर से नहीं हुआ कि रियल एस्टेट को फिर एक 5 करोड़ रुपए की एमनेस्टी दे रहे थे। तो आप ये कवानीन कर ले, अल्लाह करेगा। देखें ना, आप तो सियासतदानों के भी असासे पब्लिश करते हैं। बिल्कुल। मगर आपको लगता है कि शफाफियत नहीं है उसमें? अभी वैसे तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से भी सब एक पेज पे दिखाई दिए नेशनल असेंबली में। सर देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये थोड़ा बहुत खान साहब वो लड़ाई करते थे और बिल्कुल वो जनमन भी लड़ाई करते थे। ऐसा नहीं कि दिखावे कि उनको थोड़ी सी लड़ाई करने की आदत थी जब वो फौज के साथ थे। और फिर जब फौज ने इनको हटाया तो फौज को भी खिताब देना शुरू कर दिए, मीर जाफर और मीर पता नहीं सादिक वगैरह के। लेकिन बाकी तो PTI वाले जो लोग होते हैं और उनकी और मुस्लिम लीग वालों की और पीपल्स पार्टी वालों की बड़ी आपस में दोस्ती होती है और सबने मिलकर तनख्वाहें बढ़ा ली। अच्छा। सारे MNA MP की तनख्वाहें बढ़ा ली। खान साहब 2014 में भी रिजाइन कर दिए थे इन्होंने, MNAs ने, तो सब लोग तनख्वाह तो ले लेते थे। मुल्क के अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के पैसों से, अल्लाह की मेहरबानी से इन सियासतदानों को किसी को कोई इनके दिल में डर नहीं है। लॉजेस भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे बहुत से। इसके अलावा किसी और के पैसे पे तो खुशी से घूमना, जहाज में सफर करना, बाहर मुल्क जाना, लॉजेस में रहना, इस पे तो पाकिस्तान के सियासी लीडरान का कंसेंसस है। जैसे कंसेंसस है कि लोकल गवर्नमेंट नहीं देना, इजारादारियां रखनी है। सिंध में एक खानदान की इजारादारी है, पंजाब में एक खानदान की इजारादारी है और KP में एक जोड़े की इजारादारी है। ठीक। और जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की IMF के डेलीगेशन ने, उस पर खासी तनकीद हुई कि ये इनका मैंडेट नहीं था। लेकिन जो IMF का वफ्द है उनकी तरफ से जो रीज़न साइट की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो जो इस तरह की मुलाकातें करते हैं, वो यही है कि अदालती निज़ाम में जो इस्लाहात हैं उसको जानने के लिए एक इन्फॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन होती है। आप अप्रूव करते हैं कि होना चाहिए ये, या आप भी सरप्राइज हुए इस मुलाकात से? मैं सरप्राइज भी हुआ और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आप डेकोरम को मेंटेन करें। आप बिल्कुल IMF को आपने अगर कह दिया कि चलो आपने अब इस किस्म के कवानीन हो गए कि IMF भी इस पे उंगली उठाएगी तो उठाए, तो ऐसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवानीन नहीं बनाने चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तानी हर जगह पे ऐसा लगता है कि हम बच्चे हैं और कोई गोरा आके हमको समझाएगा, कोई अडल्ट। जो भी मेरी लड़ाई है इमरान खान से, शहबाज शरीफ से, किसी से भी, वो हमको आपस में बैठ के सुलझानी चाहिए। गोरों की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से किसी से मिलवाना था तो रजिस्ट्रार से मिलवा देते यार, कोई खुदा खौफी करते। चीफ जस्टिस एक बड़ी इज्जतदार पोजीशन है और इतना तो पाकिस्तान को ना गिराओ ना। मतलब रजिस्ट्रार से मिला देते, उसके पास हर इंफॉर्मेशन होती है जो चीफ जस्टिस के पास होती है। तो चीफ जस्टिस से मिलाना मेरे ख्याल से तो है वो गलती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की गलती है, चीफ जस्टिस साहब की गलती नहीं है। ये बिल्कुल नहीं मिला। सही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ग्लोबली रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चाइना पे 10% टैरिफ लगा दिया गया। पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट होगा और जिस तरह USAID भी बंद हो गई, अगर इस तरह के टैरिफ्स हमारी मसनूआत पे भी लगते हैं जो तकरीबन 18% हमारी बरामदात का शेयर है, फिर क्या करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यार हम ना 3 में ना 13 में। अच्छा, नेग्लिजिबल है। कर लेते हो तुम, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। ये हम अपने दिमाग से कभी कभी चिल्लाते रहते हैं कि अमेरिकी गुलामी ना मंजूर, फिर कभी बोलते हैं अमेरिकी गुलामी हाँ मंजूर। अमेरिका के लिए कसम खुदा की वी आर जस्ट अ न्यूसेंस एंड नथिंग एल्स। हम 2 बिलियन के बनियान बेच देंगे, ले लेंगे, वो तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता। तो आई डोंट थिंक ये हमको मसला हो रहा है हमारे। सही। अ पॉलिटिकल क्वेश्चन इन द एंड, ये जो ईद के बाद तहरीक चलाने की ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, तो अगर ये तहरीक चलती है, अवाम पाकिस्तान पार्टी सवार हो जाएगी कंटेनर पे, आप भी आ जाएंगे? देखिए भाई, हम कंटेनर पे चलने वाले लोग नहीं हैं। ठीक, हम दलील वाले लोग हैं, हम बातचीत वाले लोग हैं। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में सरापा बेईमानी हुई, जिस तरह 18 के इलेक्शन में हुई उससे ज्यादा बेईमानी हुई। और हम ये भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपनी सियासी खुदकुशी एक लिहाज से कर ली है। हुकूमत आज जरूर इंजॉय कर रहे हैं और मतलब इनको भी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में लग रहा है कि ये आखिरी हुकूमत है। जिस तरह ये 2 हाथ से फायदे उठा रहे हैं हुकूमत के, ये मुस्लिम लीग में कभी ऐसा नहीं था जो आज पंजाब में खबरें आ रही हैं और जो वफाक में बातें आ रही हैं, जो रूमर्स आती हैं। ये मुस्लिम लीग की सियासत बहुत गलत है
हम तो अब भी समझते हैं कि वोट को इज्जत दो, ठीक अच्छा। है। तो लेकिन हम वोट को इज्जत देने के लिए कंटेनर पे पहले भी नहीं चढ़े थे, आज भी नहीं चढ़ेंगे। हमारी अपनी सियासत है, हम बिल्कुल इसकी बात करना जरूरी है। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी, दीगर हमारे लीडरान, जफर मिर्जा वगैरह हर फोरम पे बात करेंगे कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल इलीगल है, अनइलेक्टेड है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसके पास कोई वजह नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे और पूरे जुडिशियल सिस्टम को खराब कर दे, पूरे जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे और पूरे जुडिशियल सिस्टम को अपनी हुकूमत बचाने के लिए किया। ये सारी बातें हम खुल के करते हैं। सही। और हमारी सियासत हमारी और आर्मी चीफ को खत लिखना आप अप्रूव करेंगे? ये कोई ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कोई फर्क पड़े, कोई फायदा है इसका? क्या वही बात है ना जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि कोई हमें ना कोई कुछ इज्जत रखी जाती है इन चीजों की ना। तो हमको IMF को मिलवाना था तो रजिस्ट्रार से मिलवा देते हैं, ठीक है। आप अगर ये कह देते हैं कि ये हमने कौम के नाम खत लिखा है, खान साहब एड्रेसेस द नेशन, प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस खत लिख सकता है ना, ठीक है, पूरे मुल्क को खत लिखता, तो आर्मी चीफ के पास कॉपी तो उसकी पहुंच ही जाती, पहले ही पहुंच जाती। मतलब जब वो खत उसको दिया होता जिब्रान को या बैरिस्टर को, तो ऐसा वाले सुन लेते होंगे तो इनको पता तो चल जाती, ठीक है। वो इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। ये आर्मी चीफ को लिखना, अगेन उसको वापस आप सियासत में, वी अंडरस्टैंड कि दे आर इन पॉलिटिक्स, लेकिन इस तरह बोल के सियासत में लाना जो है ना, वो उसको भी एम्बैरस कर रहे हैं, उसकी पोजीशन और मुश्किल कर रहे हैं। व्हाई डू दिस? आप तो खुद आर्मी की गोद में बैठ के हुकूमत में आए थे, यू नो, तो आज जब ये दूसरे लोग आर्मी के गोद में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं तो इतना क्यों उनको आप लान तान कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो लेजिटिमाइज कर देता है इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने एक तरफ एम कर रखा है कि हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा और उसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे करने के लिए भी दरख्वास्तें दी जाती हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी यकीनन एक दर्द सर बन चुके हैं। मरवत साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये कहा कि रऊफ़ हसन साहब दरअसल तनख्वाह ले रहे थे और साथ साथ जो तमाम मीटिंग्स का डाटा था वो सहाफ़ियों को बेच दिया करते थे और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी रिपोर्ट कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का हाउस एंड ऑर्डर कैसे होगा और हुकूमत को टफ़ टाइम देने में ये एहतजाजी तहरीक कामयाब होगी या नहीं, इस पर बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। ये जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अब इसमें इतने सीरियस एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं कि कोई किसी को रॉ का एजेंट कह रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का कारिंदा कह रहा है, ये क्या कहा जा रहा है कि तनख्वाहें ली जा रही हैं पार्टी में बैठ के, या फिर चाहते ही नहीं है कि खान साहब को जेल से छुड़वा सकें। तो अगर जो हम बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना तौर पे जो इर्रेगुलरिटीज़ आईं, उसके रिज़ल्ट में जिस पार्टी को ये स्टेक मिलना था, हुकूमत मिलनी थी आइडियली, अगर उसके अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? वजूहात क्या हैं इसकी आपके नज़दीक? मुज़म्मिल, ये जो इख्तलाफात होते हैं वो जब कोई काम नहीं होता तो फिर इख्तलाफात ही होते हैं, और बिलखुसूस जब हुकूमत में आप ना हो और हुकूमत आपके खिलाफ हो तो उस वक्त हुकूमत को भी एक ही काम होता है कि इख्तलाफात को बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इख्तलाफात हैं, जितना इनएक्शन है और ये सारी डाइवर्जन्स जो हैं, ये एक बहुत देखी हुई चीजें हैं सारी। और हुकूमत वक्त जो होती है, जब वो अपने किसी ताकतवर मुखालिफ को जेर करना चाहती है तो वो फिर इसी किस्म की टैक्टिक्स को यूज करती है कि उनको आपस में उलझा दिया जाए और उलझा एक्विजिशंस के जरिए और होप को खत्म करने, जैसे अभी हुकूमत की तरफ से बारहा ये आती हैं बड़ी बड़ी लाउड किस्म की, उनकी लोग बातें करते हैं आपस में जब मिलते हैं कि जी 5 टोटे हो जाएंगे, 6 टोटे हो जाएंगे जी। मैं इन सब चीजों को, जो लोग ये लड़ रहे हैं, दे आर मेरे ख्याल में पॉलिटिकली दे आर नथिंग। अच्छा। और ये जो इस वक्त की जो कंडीशन है, इसके अंदर व्हाट मैटर्स इज पब्लिक, और फिर पब्लिक की ट्रस्टेड लीडरशिप। मतलब जब ये इन दोनों का आपस में कनेक्ट जो है जब तक कायम है, उस वक्त तक हुकूमत का कोई फायदा नहीं हो रहा है इस लड़ाई से। हाँ,
इतना फायदा जरूर हो रहा है कि हुकूमत आराम से चैन से बैठी हुई है। अच्छा, और दोनों दुरानी साहब, जो दोनों फरीक हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डील मांगी जा रही है, लेकिन ये डील जो है वो ले नहीं रहे हम। जिस तरह से बैकडोर राब्तों की कल खबर सर्कुलेट कर रही थी, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि गंडापुर साहब कोशिश कर रहे हैं, और उसके जवाब में फैसल वाडा साहब ने भी ये बात की कि कोई इंटरेस्ट नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को किसी बैकडोर राब्ते का जवाब देने में। आपको क्या लगता है कि ये जो डील्स की ऑफ़र की बात होती है, हामिद रज़ा ने कहा कि 3 माह में नाअहली ख़त्म करने तक की ऑफ़र्स हमें हो गई, वाकई इस स्नैच पर पहुंच गए थे मामला? देखिए, मैं असल में मैं काफी हद तक, वैसे ज्यादा क्लेम तो नहीं करता, लेकिन काफी हद तक मैं बाखबर हूँ क्या हो रहा था, क्या ऑफर्स हैं और क्या। लेकिन ये पूरी तरह से इस चीज के ऊपर पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ डील नहीं हो सकेगी, यहाँ एक डिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी जब भी होगी। अच्छा, उस डिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को या आपको कोर्ट के जरिए करना पड़ेगा या फिर आपको पब्लिक ऑडियंस के जरिए करना पड़ेगा। मतलब ये सोचना कि चुप करके किसी जहाज में बैठ के कोई निकल जाए, ये भी नहीं होगा। चुप करके बैठ के किसी के केस खत्म हो जाए और कोई कहीं और चला जाए, नहीं होगा। तो जहां तक सवाल है हुकूमत का, हुकूमत ने अपने पूरे पंजे गाड़े में जमीन के अंदर कि किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए हुकूमत या ताकतवर हलकों और ऑपोजिशन के दरमियान, और पब्लिक को इस वक्त वो इस उम्मीद से है कि आज पब्लिक का दिल टूटा या कल टूटा, आज पब्लिक मायूस हुई या कल मायूस हुई। वो पब्लिक की मायूसी को बिल्कुल उसी तरह देख रहे हैं जैसे वो लोमड़ी जो थी वो अंगूरों के गुच्छे को देख रही होती थी कि अभी गिरा के मतलब ये है कि ये एक ऐसी अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में क्यों कोई अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, क्यों कोई सेटलमेंट हो जानी चाहिए? मुल्क के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब मुल्क तो चलाने वाले वो तो बाहर सूरत कर्जों में इंटरेस्टेड है, मुल्क को चलाने में इंटरेस्टेड, मुल्क की इकोनॉमी को उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ये इस वक्त ऑब्जेक्टिव है कि कर्जे किसी तरीके से मिल जाए। साहब, लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी ये रहती है ना कि अगर कोई ना कोई आपको सेफ पैसेज चाहिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट का भी होना चाहिए। तो अब जो खतूत लिखने का सिलसिला रहा उसका भी कोई ख़ास जवाब नहीं आया। आपको लगता है कि जो ये फासले थे दरअसल इस्टेब्लिशमेंट में, PTI में, ये कुछ कम हुए हैं या फिर स्टेलमेट ही है? देखिए, मेरी जो असेसमेंट है वो ये फासले कम भी होते रहे हैं और बढ़ते भी रहे और रवैये, क्योंकि देखें बहरहाल इंसानों की डीलिंग्स है। एस्टैब्लिशमेंट बिलखुसूस एक इंसान भी होती है और एक इदारा भी होती है। इसी तरह इस वक्त पोजीशन है वो भी इदारे से ज्यादा एक इंसान है। मतलब वन मैनेजर है ना, वो इज कॉलिंग द शॉट्स। तो ऐसी सिचुएशन में सेटलमेंट्स जो होती हैं वो जरा मुश्किल हो जाया करती है। अच्छा, अगर इदारी मामलात हो तो फिर थोड़ी सी आसानी से हो जाती है। इस सूरत हाल में और हुकूमत का ये बड़ा ही एक साइंटिफिक रोल है। हुकूमत को, मैं आपको हुकूमत के बारे में बड़ी दिलचस्प बात सुनाऊं कि इस वक्त जैसे PMLN है, PMLN की जो एक्चुअल लीडरशिप है वो इस वक्त नाखुश है कि भाई उनको साइड लाइन किया गया। लेकिन एक बात ये मैं आपको बता दूं कि उनकी जितनी दुश्मनी ऑपोजिशन के साथ है, इमरान खान के साथ है, उतनी ही दुश्मनी उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी। अच्छा। और माजी में उन्होंने इस चीज की है और वो अपने आप के इक़्तिदार में ना आने का जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराते हैं। और आज की डेट पे वो बाग ओहदे भी बांटना चाहते हैं अपने मर्जी के लोगों में, जिसके रास्ते में आपका इशारा अगर आपका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है तो वो तो शहबाज साहब की तारीफ कर रहे थे 2 रोज पहले कि MD IMF ने भी हमारी इकोनॉमी को प्रेस कर लिया है, तो इसका मतलब है बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो उसके अलावा कौन रह गया? अन्ना वनडे रेवड़ियां मोड़ अपने मतलब ये अब मियां साहब ने अगर शहबाज साहब की तारीफ कर दी तो इसमें मेरा मसला तो एड्रेस नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शहबाज साहब। ठीक, आपने जो एस्टैब्लिशमेंट की बात की है तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर वक्त से जो है वो वोट के इस दो को संभाल के रखते हैं उस वक्त के लिए जब किसी से टकराव लेना होता है। तो आज भी उन्हें पता है कि पब्लिक के अंदर जो उनके, वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का चाहते हैं जो कि शायद उन्हें मिले या ना मिले,
ठीक है ना जी। वो एक आधी और पोस्ट भी है जिसके ऊपर भी वो अपने किसी रिटायर्ड ऑफिसर को चाहते हैं, उसको वो उनको वो या ना मिले, तो वो उस लिहाज से डेफिनेटली नाराज होते हैं। तो जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा ये सानिया है कि उनका अगर इमरान खान बज़ाहिर तौर पे दुश्मन है, लेकिन जिन्होंने उन्हें हुक्मरानी दी हुई उनसे बड़े दुश्मन है, इस्टेब्लिश्ड माजी के अंदर नोन। इस लिहाज से आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत मुश्किल और मुल्क एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजरा है। फजल रहमान साहब से भी पीटीआई को बहुत उम्मीदें हैं ना कि ईद के बाद तहरीक में वो भी हिस्सा बन जाएंगे। आप देख रहे हैं कि JUI फे और पीटीआई मिल के एक थ्रेट पोज कर दें ईद के बाद हुकूमत के लिए? देखिए, ईद के बाद मैं पॉजिटिवली देख रहा हूं कि ऑपोजिशन तो एक थ्रेट पोज करेगी, ठीक है जी। अगर मौलाना उस वक्त तक ऑपोजिशन के साथ हो जाएंगे तो यकीनन वो भी उस थ्रेट का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वो हुकूमत से उसकी गुर्बत कायम रही तो फिर दूसरी सूरत हाल बन जाएगी। इस वक्त 26वीं तरमीम भी एक इशू है कि वो 26वीं तरमीम आया जमहूरियत की मजबूती के लिए हुई है या हुकूमत की मजबूती के लिए हुई है या अदलिया के खात्मे के लिए हुई है या आइन की सस्पेंशन के लिए हुई है, और इसके अंदर किस किस कितना हिस्सा है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये इस वक्त पार्टियों के अंदर भी एक डायसेंट पैदा कर रहे हैं और एक टकराव की कैफियत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस ऑब्जर्वेशन से मुकम्मल तौर पे एग्री करूंगा कि मुझे दिन ब दिन ऑर्गेनिकली ऑपोजिशन जो कि रियल ऑपोजिशन हो वो आपस में करीब आती नजर आ रही है। अच्छा। और वो उसकी वजह गवर्नमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस है। अब मैं सिंध में अभी मैं देख रहा था वो छोटे छोटे इनके जो अपोजिशन के लीडर है सिंध के अंदर, जो तहरीक इस वक्त GDA ने शुरू की हुई है, PTI वाले जहां भी जाते हैं हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बगैर पूछे ही इकट्ठे हो जाते हैं, बगैर ट्रांसपोर्ट के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वो सारी पब्लिक का डिस्गस्ट है जो बढ़ता जा रहा है, और इसके बढ़ने का फायदा जो हो रहा है वो यकीनी तौर पे अपोजिशन को हो रहा है, और इसका नुकसान हुकूमत को तो हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा मुल्क को, मुल्क की मईशत को हो रहा है। और एक और आखिरी बात करूं कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो मुझे हुकूमत के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। क्योंकि यूरोप, वेस्ट, तमाम जमहूरी ममालिक जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क तस्वुर किया जाता है जिसके अंदर तमाम अपोजिशन कैद है। मतलब वेस्ट की नजर में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो पाबंद सलासिल है। तो इस लिहाज वेस्ट के अंदर एक कंसर्न्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दुरानी साहब, इसके अलावा ये PTI का चैलेंज तो है ही, लेकिन कोई इन हाउस चेंज का भी चैलेंज हो सकता है हुकूमत को दरपेश? गवर्नर पंजाब ने कहा कि 1-2 साल की बात है, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर सिंध गवर्नमेंट वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट भी हमने रिसेंटली अभी देखा है, खासी बयानबाजी हुई दोनों तरफ से। ये भी एक मसला हो सकता है हुकूमत के लिए, और बिलावल एम कर रहे हैं इसी टेन्योर के ख़त्म होने से पहले एज PM। डू यू थिंक? मैं वही तो नहीं किया करता, लेकिन ये क्वेश्चन वही करता। अच्छा। PTI और अपना पीपल्स पार्टी और नून आपस में लड़ने के काबिल नहीं रहे। अच्छा। अब ये वो जिनके गोटे रिप्लेस हो चुके हुए हैं और जिनके मसल्स है वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि पब्लिक इनके साथ नहीं है। अब ये जितनी तनख्वाह पे बैठे हुए हैं आगे पीछे होके थोड़ा बयान दिया, ये हिल तो सकते नहीं है, दिखा सकते हैं। और के अंदर एक दूसरे को मतलब थोड़ा सख्त बातें कर दी, गर्मी सर्दी पैदा, खुश हो गया जी, बड़ा कुछ हो गया। इनको तो जो चैलेंजेस मुझे लग रहे हैं वो रियल, देखें इस वक्त गवर्नेंस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की वो के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। SIFC इनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन रहा है क्योंकि वहां नॉन डिलीवरेंस जो है वो उनके हाथ और वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग, आपको लगता है कि इनका जो एक कन्फ्रंटेशन है वो इतना आगे नहीं जा सकती? बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।